गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हमारी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या है हमारे लिए, चलिए हम देखते हैं। आज लेसन नंबर 2 में हम राजा का न्याय, द किंग्स जस्टिस, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। प्राचीन समय की बात है, यानी कि बहुत पुराने समय की बात है। प्राचीन मतलब पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है। काशी में एक राजा राज्य करता था। काशी एक प्लेस का नाम है जहाँ एक राजा राज्य करता था, यानी कि शासन करता था। उसका नाम वीरबाहु था। जो राजा शासन करता था काशी में, उसका नाम वीरबाहु था। वह प्रजा का बड़ा ही हितैषी था, मतलब कि सभी प्रजा की सुखी कष्ट सभी चीज़ को देखने वाला। उसका बहुत ध्यान रखता था। वो अपने प्रजा के खुशी गम, किसी भी तरह के कष्ट को देखना, उनको कोई भी तरह का टेंशन, वो सभी चीज़, वो राजा सभी चीज़ को अच्छे से ध्यान रखता था। और किसी भी प्रजा को कष्ट में देखकर उसे भी कष्ट होता था, नहीं वो उसके दुख को देखकर खुद भी दुखी हो जाता था। वीरबाहु की रानी बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम सुमति था। सुमति अपने पिता की अकेली संतान थी। पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था, जिससे वह घमंडी हो गई थी। किंतु वीरबाहु अपनी पत्नी सुमति से बहुत प्यार करते थे। वीरबाहु की पत्नी का नाम सुमति था, जो अपने फादर की एक ही संतान थी, एक ही बेटी थी, और उसके फादर ने उन्हें बहुत लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण वो घमंडी हो गई। फिर भी राजा वीरबाहु उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानी सुमति अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने नदी पर गई। किसी दिन रानी अपनी सहेलियों मतलब फ्रेंड्स के साथ नदी में नहाने को गई। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। अतः स्नान करके महल वापस आते समय रानी ठंड से कांपने लगी। और ठंड का समय था, बहुत कड़ाके की ठंड थी, और वो नहा करके उसे वापस महल भी जाना था। लेकिन वो रास्ते में उसे इतने ज़ोर की ठंड लगी कि अब वो बोली कि मैं क्या करूं। उसने अपनी सहेलियों से कहा, बहुत ठंड लग रही है। नदी का पानी बहुत ठंडा था। ठंड और तेज़ हवा ने ठंड को और भी बढ़ा दिया। ठंडी जो थी, उससे जब तेज़ हवा चलने लगी तो रानी को और ठंड लगने लगी। रानी ने अपनी सहेलियों से कहा कि बहुत ठंड लग रही है मुझे, मेरे दांत बज रहे हैं। ठंड की वजह से दांत बजने लगे, कट 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 ऐसा जब साउंड आता है, बहुत ज़्यादा जब ठंड लगती है तो उस तरह का साउंड आता है। एक सहेली से रानी बोली, एक सहेली ने रानी से बोला कि महारानी, आप दुशाला ओढ़ लीजिए, मतलब आप मेरे ये शॉल आप ओढ़ लीजिए। रानी ने तेज स्वर में कहा, नहीं, दुशाला से ठंड नहीं जाएगी। उसे गुस्सा आया। उसने बोला, नहीं, मुझे इस तरह से मुझे ठंड को नहीं दूर करना। लकड़ियाँ इकट्ठा करो और आग जलाओ, आग जलाने से ठंड दूर होगी। रानी ने उनको बोला कि नहीं, मुझे कोई भी शॉल नहीं चाहिए, तुम अपना शॉल अपने पास रखो और मेरे लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करो और उसे जलाओ। रानी की सहेलियाँ इधर उधर लकड़ियाँ ढूंढने लगी, पर उन्हें कहीं भी जलाने योग्य लकड़ियाँ नहीं मिली। अब रानी ने आदेश दिया तो उनको तो करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया कि पूरा इधर उधर बहुत झांकिया उन्होंने कि सूखी लकड़ियाँ मिले ताकि मैं जलाऊं, लेकिन उन लोगों को कहीं भी कोई लकड़ी नहीं मिली। और वो वापस आकर रानी से बोली कि लकड़ियाँ नहीं मिली। जब वो वापस आई रानी के पास कि रानी, लकड़ियाँ तो कहीं नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? उनकी बात सुनकर रानी नाराज़ हो गई और स्वयं ही इधर उधर दौड़ने लगी। तभी रानी की निगाह, यानी कि नज़र, कि उसने देखा एक
झोपड़ी। जब उनकी सहेलियों ने बोला कि हमें लकड़ी नहीं मिल रही, तो रानी खुद से इधर उधर लकड़ी ढूंढने लगी, पर उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने अपनी सहेलियों से कहा, आओ इस झोपड़ी को जलाकर कुछ देर हाथ सेकें, बहुत सर्दी लग रही है। अब रानी को तो लकड़ी मिली नहीं, उन्होंने वो झोपड़ी देखी। अब उन्होंने अपनी सहेलियों को बोला कि जाओ इस झोपड़ी को जला दो और मैं इसी में अपने हाथ को सेकूंगी। एक सखी ने कहा, नहीं महारानी, इस तरह किसी की झोपड़ी को जलाकर हाथ सेकना ठीक नहीं। इसमें किसी गरीब का परिवार रहता है, हम इसे जला देंगे तो वे कहाँ रहेंगे। उनकी सहेली ने कहा कि नहीं महारानी, ये तो किसी के घर को जलाना अच्छी बात नहीं है, और उसमें किसी का परिवार रहता है, उसके अगर घर जल जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। रानी सुनकर बोली, कोई बात नहीं, 4 तिनकों की झोपड़ी है, नई बनवा देंगे, अभी तो इसे जलाकर सर्दी से राहत पाले। रानी को गुस्सा आया और उन्हें कड़ी आवाज़ में बोला, नहीं, मुझे तो अभी अपने सर्दी को पहले दूर करना है। वो घर को मैं जलाऊंगी, उसके बाद मैं उसे नया घर बनाकर दे दूंगी। सहेलियां गरीब की झोपड़ी को जलाना नहीं चाहती थी, पर रानी गुस्सैल स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए उन्हें विवश होकर रानी के आदेश का पालन करना पड़ा। रानी सुमति ने झोपड़ी जलवा दिया और हाथ पैर से कर ठंड दूर की, फिर महल में लौट गई। उनकी जो जितनी सखियां था वो जानती थी कि महारानी को बहुत गुस्से वाली हैं वो, उन्हें गुस्सा आएगा। उनकी बात मानकर उन्होंने वो झोपड़ी को जला दिया और रानी अपने हाथ को सेक कर वापस महल चली गई। झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो वह राजा वीरबाहु के पास गया। ब्राह्मण ने वीरबाहु के सामने अपनी फरियाद सुनाई तो राजा को बहुत दुख हुआ। वो जो झोपड़ी थी किसी ब्राह्मण की थी, जिसे जब पता चला कि इस हमारी झोपड़ी को तो महारानी ने जला दिया, तो वो राजा के पास अपनी फरियाद यानी कि अपनी प्रॉब्लम को लेकर के गया कि राजा, आपकी वाइफ ने हमारे झोपड़ी को जला दिया। उसकी बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरी वाइफ ने मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरी पत्नी ने उसके घर को जला दिया। राजा वीरबाहु ने सुमति को दरबार में बुलाया और सवाल किया। फिर राजा ने अपनी वाइफ को दरबार में बुलाया और उनसे सवाल किया, महारानी ने अपने किसी गरीब की झोपड़ी जलाई, क्या यह सच है? सुमति ने पुनः तुनक कर कहा, 4 तिनकों की झोपड़ी के लिए इतना तूफान क्यों खड़ा करना, क्यों नहीं बनवा देते। अब राजा ने जब उनसे सवाल किया तो रानी ने बोला कि हाँ, मैंने जलाया है, आप उनको नया झोपड़ी बना कर दे दो, छोटी सी तो झोपड़ी थी, फिर से आप बनवा के दे सकते हो आप उन्हें। वीरबाहु ने कहा, रानी, आप इस महल की महारानी हैं, किंतु महल के बाहर आप एक साधारण। राजा ने कहा कि आप सिर्फ इस महल के अंदर की रानी हो, लेकिन आप बाहर एक साधारण स्त्री हो। राजा, एक गरीब का घर जलाकर आपने जो गलती की है, आपको उसका दंड भोगना होगा, तभी मैं उसके साथ सच्चा न्याय कर पाऊंगा। राजा ने कहा कि रानी, आपने उनका घर जलाया है और आपको उसका दंड मिलेगा, तभी ये सच्चा न्याय होगा मेरे लिए। मैं आपको इस महल से निकाल जाने के आदेश देता हूँ। राजा ने कहा कि आप मेरी महल को छोड़कर आप बाहर जाइए, आपको स्वयं परिश्रम करके इस ब्राह्मण की झोपड़ी बनानी पड़ेगी। राजा ने अपनी वाइफ से बोला कि रानी, आप इस महल से बाहर जाइए और आप खुद परिश्रम करके उस ब्राह्मण की झोपड़ी उनको बनाकर दीजिए। उनके पश्चाताप ही आप इस महल में प्रवेश कर सकेंगी, और उनका जब तक घर नहीं बनेगा, आप उन्हें नया झोपड़ी बना कर नहीं देती, तब तक आप इस महल में वापस नहीं आ सकती, और जब उनका घर बन जाए तब आप आ सकती हैं।
रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर रानी ने फील किया कि हाँ, मैंने गलती की। वह राजा के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उसे कठोर दंड ना दिया जाए, किंतु न्यायकारी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और न्याय पर अटल रहे। वह अपनी बात को जब उसने फील किया कि मैंने गलती की है, तो फिर उसने राजा के पास बहुत रोया कि मुझे ऐसा दंड मत दीजिए, लेकिन राजा ने बोला, मैंने जो फैसला कर दिया वही होगा और आप जाइए। वह समझ ना पा रही थी कि किस प्रकार परिश्रम करके ब्राह्मण के लिए झोपड़ी तैयार करें। वह बोलने लगी, अब मैं क्या करूं कि राजा उस ब्राह्मण को झोपड़ी बनाकर दूं। आखिरकार उससे एक उपाय सूझा। वह जंगल में गई और लकड़ियां बीनकर लाई। उस लकड़ियों से उसने गांव में जाकर बेच दिया। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां बीनकर बेचने जाती। इससे प्राप्त होने वाले पैसे से आधे खर्चा चलाती और शेष झोपड़ी के लिए बचाकर रखती। इस प्रकार उसने कठिन परिश्रम करके झोपड़ी बनाने के लिए रुपए एकत्रित किए। वह समझ गई थी कि 4 तिनकों की झोपड़ी बनाना कितना कठिन होता है। रानी ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। इसके पश्चात राजा वीरबाहु ने रानी सुमति को क्षमा कर दिया और आदर के साथ महल में बुला लिया। जब रानी उस राजा के दंड देने के बाद महल से बाहर निकली, फिर उसने देखा कि नहीं, बहुत मेहनत करने पर ही मुझे घर बनाना है। और वो क्या करती थी कि जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती थी और उन्हें बेचती थी। जो पैसा बचता था उन्हें कुछ खाती थी और कुछ पैसे बचाकर उस झोपड़ी को बनाने के लिए जमा करती थी। धीरे धीरे जब पैसा जमा हो गया तो उसने उस पैसे से झोपड़ी बनाई और उस ब्राह्मण से माफ़ी मांगी। तब रानी ने एहसास किया कि हाँ, एक घर बनाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है। फिर राजा ने अपनी रानी को आदर फुल रिस्पेक्ट के साथ फिर से राजमहल में बुलाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी गरीब, बड़े हो छोटे हो, सभी के लिए उसका घर ही सब कुछ है। और हमें किसी के समान ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो हमें घमंड करना चाहिए, वो छोटा है तो वो खराब है। सभी के लिए समान रिस्पेक्ट देना चाहिए, बड़े हो चाहे छोटे हो।